हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं पॉलिटी की घटना चक्र सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द घटना चक्र बुक इटसेल्फ। तो आज हम करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस और 10 क्वेश्चंस जो हैं हम शुरू करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ए 7th, बी 8th, थर्ड इज 9th एंड डी इज 10th। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9th शेड्यूल। तो जो कॉलो केस था, एक्चुअली ये डिसीजन आया था बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2007। तो ये 9 जजेस का हमारा बेंच था जिन्होंने ये डिसीजन दिया था कि जो भी एंट्रीज रिगार्डिंग टू हमारी 9th शेड्यूल हो रही हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसे हम जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बचा नहीं सकते। तो हमें पता है कि 9th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था वो बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया गया था, जिसमें अबॉलिशन ऑफ जमींदारी के लिए पर्टिकुलरली ये ऐड किया गया था कि जो भी एंट्रीज या जो भी इनमें हम आइटम्स को शिफ्ट करेंगे इन द 9th शेड्यूल, उसको परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू या कोई भी कोर्ट उस केस को ट्राई नहीं कर सकता। तो बेसिक यहाँ पे इंटेंट जो था उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वो यही था कि जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन को बचाया जा सके। बट लेटर ऑन हमने देखा कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हमारी होती रही कि इसका मिसयूज होना शुरू हो गया था। तो पर्टिकुलरली कॉलो केस में ये चीज ले डाउन की गई थी कि केशवानंदा भारती का जो केस था उसके अकॉर्डिंगली जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसमें पावर टू जुडिशियल रिव्यू भी इंक्लूड होता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू से अगर हम उसे बचा लेते हैं तो पर्टिकुलरली बेसिक स्ट्रक्चर की वायलेशन मानी जाएगी। तो जो 9th शेड्यूल में एंट्रीज हैं उनको हम जो है बचा नहीं सकते फ्रॉम द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जो 9th शेड्यूल में जितनी एंट्रीज हैं उसके ऊपर भी जो है केसेस टेकअप किए जा सकते हैं आफ्टर द केस ऑफ केशवानंदा भारती जब हुआ था उसके बाद, यानी कि जो 1973 में 24 अप्रैल के बाद केसेस डिसाइड हुए हैं और विद रिगार्ड्स टू 9th शेड्यूल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको केसेस को टेकअप किया जा सकता है बाय द कोर्ट्स इटसेल्फ। So the next question is, consider the following statements in regards to the preamble of the constitution and select the correct one using the code given below. First, objectives resolution by Jawaharlal Nehru finally became the preamble. Second, it is non-justiciable. Third, it can't be amended. And fourth, preamble cannot override specific provision of the constitution. तो कोड है ऑप्शन ए कि only option 1 and 2 are correct, B only 1, 2 and 3 are correct, C only 1, 2 and 4 are correct, and D only 2, 3 and 4 are correct. So kindly mark your answers. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। तो देखते हैं कैसे। फर्स्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन था वो एक्चुअली में पास किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू, जो फाइनली बिकेम द प्रीएम्बल। ये चीज बिल्कुल ट्रू है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को पास किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूनानिमसली पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। उसके बाद उसी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को हमने एज ए प्रीएम्बल इंक्लूड किया। ठीक है। सेकंड चीज कि इट इज नॉन जस्टिशिएबल, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि हम इसको कोर्ट में जाकर एनफोर्स नहीं करा सकते। तीसरी चीज कि इट कांट बी अमेंडेड, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत क्योंकि हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसके अंदर हमने प्रीएम्बल को किया था अमेंड एंड हमारे 3 जो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी ऐड किए गए थे टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। और चौथी चीज है प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि प्रीएम्बल का सिर्फ रोल इतना है कि वो एक प्रीफेस या इंट्रोडक्शन या फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ही डिनोट करता है। बट इन केस अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेशल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो स्पेशल प्रोविजन है या स्पेसिफिक प्रोविजन है वो प्रिवेल करेगी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट द प्रीएम्बल। तो क्योंकि जो स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं वो पर्टिकुलर एक रीजन की वजह से एनफोर्स की जाती हैं, तो प्रीएम्बल में वहाँ पे हम कह सकते हैं कि कहीं पे भी प्रीएम्बल का रोल नहीं देखा जाएगा, स्पेसिफिक प्रोविजन जो है वो प्रिवेल करेगी। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following brings out the principle of a cabinet form of government? Option A is an arrangement for minimizing the criticism against the government.
whose responsibilities are complex and hard to carry out the satisfaction of all. B, a mechanism for speeding up the activities of the government whose responsibilities are increasing day by day. C, a mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people. D, a device for strengthening the hands of the head of the government whose hold over the people is in a state of decline. So kindly mark your answers, please. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि a mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people. तो पार्लियामेंट्री जो हमारी डेमोक्रेसी है पर्टिकुलरली वही है कि हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट टू द लेजिस्लेचर एंड दैट इज टू द पीपल, क्योंकि लेजिस्लेचर में भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ही होते हैं. फर्स्ट ऑप्शन था हमारे पास अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म. तो क्रिटिसिज्म को हम मैक्सिमम मानते हैं हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म ही हमारी गवर्नमेंट में सुधार रखती है, तो ये चीज हो जाती है गलत. दूसरी, अ मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो पर्टिकुलरली यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नेचुरली जो डे बाय डे इंक्रीज होती हैं. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज कि अ डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो रही है, तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, डिक्टेटरशिप व्यू या प्रिवेल करेगी. तो पर्टिकुलरली यहाँ पे ये चीज गलत हो जाती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उल्फा एक्सट्रीमिस्ट आर रिलेटेड टू विच स्टेट. ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब एंड डी जम्मू एंड कश्मीर. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज असम. तो उल्फा की फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम. तो पर्टिकुलरली ये 1979 में फॉर्म हुई एक पार्टी थी, या आप कह सकते हो एक ग्रुप या एसोसिएशन था जिसका मुद्दा यही है कि वो असम को एक इंडिपेंडेंट स्टेट को बनाए. तो पर्टिकुलरली उल्फा जो है दैट बिलोंग्स टू असम की स्टेट. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ए, Article 301 is related to right to property. Second, right to property is a legal right but not a fundamental right. Third, Article 300A was inserted in the Constitution by the 44th Amendment during the period of Congress government. Select the correct statement or statements. A, option 2 मतलब यानी कि second number statement. B, 2 and 3. C, 1 and 3. And D, 1, 2 and 3. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 ओनली, यानी कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है. अब देखते हैं कैसे कि आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी. तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि हमारा आर्टिकल 301 है वो एक्चुअली में हमारी बात करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स. तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत. सेकेंड इज राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट. ये चीज बिल्कुल सही है. तीसरी चीज है कि आर्टिकल 300A वाज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट. तो एक्चुअली में यहाँ तक स्टेटमेंट 44th अमेंडमेंट तक बिल्कुल सही है. तो उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट जो है ये स्टेटमेंट को गलत कर देती है. उस टाइम पे हमारे पास थी बीजेपी की गवर्नमेंट. तो कमेंट करके बताइएगा कि उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the provisions contained in the part 4 of the Constitution of India, which of the following statements is or are correct? First, they shall be enforced by the courts. Second, they shall not be enforced by any courts. Third, the principles laid down in this part are due to the influence in making of the law by the state. So select the correct answer using the code given below. A, first only. B, second only. C, 1 and 3rd only. And D, 2nd and 3rd only. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2 and 3 स्टेटमेंट्स ओनली. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज
यहाँ पे अगर हम पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि पार्ट 4 क्या है, पार्ट 3 क्या है, पार्ट 4A क्या है। तो अगर हम पार्ट 3 की बात करते हैं तो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिनोट करते हैं। पार्ट 4 की अगर हम बात कर रहे हैं वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर रहे हैं। 4A की बात कर रहे हैं तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं। इस चीज को लेकर आपको पहले क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पार्ट 4 की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि दे शैल बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स। तो एक्चुअली मेरे स्टेटमेंट जो है गलत है क्योंकि हम ये डायरेक्टली एनफोर्सेबल तो नहीं है इन द कोर्ट्स। दे शैल नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट्स, ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही क्योंकि हमारा जो जस्टिफिएबल या एनफोर्सेबल पार्ट है वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है। एंड द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू द इन्फ्लुएंस इन द मेकिंग ऑफ द लॉ बाय द स्टेट। दैट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू क्योंकि दे सर्व एज सर्टेन काइंड ऑफ गाइडलाइंस जिसके बेसिस पे जो हमारी गवर्नमेंट को पॉलिसीज और रूल्स को एनफोर्स करना होता है। तो पर्टिकुलरली हमारी स्टेटमेंट 2 and 3 हो जाती है बिल्कुल ही करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है गलत। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज, ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, religious and linguistic minorities, religious, linguistic and ethnic minorities. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो यहाँ पे हमें फंडामेंटल राइट्स को लेके काफी क्लियर होने की जरूरत है। तो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 परव्यू में आते हैं जहाँ पे क्लियरली हमें जो है दिया गया है कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के रिगार्डिंग जितने भी राइट्स हैं कि वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने कल्चर को या अपने रिलीजन को या अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे आप उन्हें अपने कल्चर को बचा सकते हैं। तो दीज थिंग्स आर क्लियरली रिटन डाउन इन आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पे आपको गलत स्टेटमेंट को जो है चूज करना है। ऑप्शन ए, the president or governor is immune from the legal action for officials act. B, no court can compel a governor to perform any duty. C, a 2 months notice in writing must be delivered to a governor for bringing civil proceedings in respect to their personal acts. D, courts are empowered to inquire the advice tendered by the ministers to the president or governor. ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू इंक्वायर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमारी एक्सेप्शंस टू द फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कुछ जनरल एक्सेप्शंस हैं, जनरल सिचुएशंस हैं जहाँ पे इम्यूनिटी ग्रांट की गई है फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे हमारे पास प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स को लेके एक जो है 3-4 पॉइंट्स हैं दिए गए हैं जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। पहली चीज कि प्रेसिडेंट और गवर्नर इम्यून फ्रॉम लीगल एक्शन फॉर ऑफिशियल्स हैं, ये चीज डायरेक्टली ले डाउन की गई है। और कोई भी कोर्ट कंपेल नहीं कर सकता गवर्नर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ड्यूटी, ये चीज भी ले डाउन की गई है। और अ 2 months नोटिस इज रिक्वायर्ड अगर आपको कोई सिविल केस फाइल करना है अगेंस्ट एनी, आप कह सकते हो ऑफिशियल या फिर कोई गवर्नर या प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, तो आपको 2 months नोटिस प्रायर टू द आप कह सकते हो सिविल प्रोसीडिंग्स फॉर पर्सनल एक्ट्स अगर करवानी है तो 2 महीने पहले का नोटिस आपको देना चाहिए। ये डायरेक्टली गिवन है हमारे। और जो फोर्थ चीज है कि कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू इंक्वायर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर्स। तो यहाँ पे हमारी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस काम कर जाती है। तो नो कोर्ट इज अलाउड और एम्पावर्ड टू इंक्वायर सच काइंड ऑफ अ थिंग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if for election to the Lok Sabha a nomination paper is filed by A, anyone residing in India, B, resident of the constituency from the election is to be contested, C, any citizen of India whose name appears in the electoral rolls of a constituency, D, any citizen of India. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो एनीवन रिजाइडिंग इन इंडिया, तो वो तो हमारा मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। तो हो सकता है कि कोई क्रिमिनल हो या कोर्ट ने उन्हें मना किया हो कोर्ट में कोई भी इलेक्शन के टाइम पे वोट डालने से ड्यू टू आप कह सकते हैं अनसाउंड माइंड और एनी अदर काइंड ऑफ अ रीजन। ठीक है, रेजिडेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम द इलेक्शन इज टू बी कॉन्टेस्टेड, तो ये चीज बार नहीं करती। अब पर्टिकुलरली हमें पता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मनमोहन सिंह जो थे ही
बिलोंग्स टू पंजाब, बट अगर उन्होंने राज्यसभा की मेंबरशिप लेनी थी तो वो असम से खड़े हुए थे, तो ये चीज़ भी गलत हो जाती है। तो पर्टिकुलरली एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नॉट ऑल्सो स्टैंड अप फॉर इलेक्शन अंटिल अनलेस उसकी एज के रिगार्डिंग जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो सब फुलफिल करनी है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि वो एलिजिबल है वोट डालने के लिए भी और इलेक्शन में खड़े होने के लिए भी। सो द लास्ट क्वेश्चन है जो इस हफ्ते का पॉलिटी के रिगार्डिंग, वो है Which of the following statement is not true regarding the Parliament of India? तो पर्टिकुलरली पढ़ लेना, नॉट ट्रू स्टेटमेंट, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। पहली कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बी द फंक्शन ऑफ द कैबिनेट इज टू प्रोवाइड फॉर अ कैबिनेट, सी द मेंबरशिप ऑफ द कैबिनेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लोअर हाउस, D. The cabinet enjoys the confidence of the majority in the popular chamber of the house. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द मेंबरशिप ऑफ द कैबिनेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लोअर हाउस। तो जब हम पहली बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये चीज़ हमें पता ही है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लेट डाउन है। द फंक्शन ऑफ द कैबिनेट इज टू प्रोवाइड फॉर अ कैबिनेट, दैट इज ऑल्सो आई थिंक कि कैबिनेट एग्जिस्टेंस में है अगर, द फंक्शन इज टू प्रोवाइड फॉर अ कैबिनेट, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात। डी द कैबिनेट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी इन द पॉपुलर चेंबर ऑफ द हाउस, पॉपुलर चेंबर की यहाँ पे बात हो रही है कि जहाँ पे डायरेक्टली लोअर हाउस की बात की जा रही है। तो पॉपुलर इज अ पॉलिटिकल साइंस से जो हम वर्ड पढ़ते हैं, पॉपुलर इज पीपल, ठीक है। तो पीपल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोकसभा की बात कर रहे हैं जहाँ पे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल होते हैं। तो जो पॉपुलर हाउस ऑफ या पॉपुलर चेंबर ऑफ द हाउस जिसको या पार्लियामेंट में बोलेंगे, तो यहाँ पे हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो कैबिनेट ऑब्वियसली जब तक लोकसभा में अपना कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रही है तो वहाँ पे गवर्नमेंट सरकार बनाकर बैठी है, जो कैबिनेट में रूलिंग पार्टी है वो सरकार बनाकर बैठी है। तो इट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट कि जो मेंबरशिप ऑफ द कैबिनेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू लोअर हाउस, ये चीज़ कहीं पे भी रिटर्न नहीं है। इवन राज्यसभा के कुछ मेंबर्स जो हैं दे बिकम द कोर मेंबर्स या कैबिनेट के मेंबर्स भी बनते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। इन केस ऑफ मनमोहन सिंह अगेन हमने ये चीज देखी थी। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। कोई भी सजेशन हो तो यूर ऑलमोस्ट वेलकम, एंड प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब हमारी राइट टू प्रॉपर्टी की अमेंडमेंट हुई थी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है। हर इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगी, आपको खुद भी पढ़ना जरूरी है। थैंक यू सो मच।